साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन 2025 में। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होगा वो 2025 जनवरी या दिसंबर के बाद एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले तो आज कम से कम 6, 7 और 8 महीने के बाद आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूँ सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन के लिए। जो भी एग्ज़ाम होगा, जो भी उसके क्वेश्चन बनेंगे थ्योरी के, उसके बिहाफ पे आज मैं पहला एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपके पास ले आया हूँ, जो कि प्रीवियस जितने भी सरकारी बैंक हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये तो आपको पता ही है कि क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपरों में आते हैं और क्या क्या नहीं आते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को कम टाइम लूँगा, ताकि हर एक सब स्टाफ जो कि एक क्लर्क बनने वाला है वो इस वीडियो को देख सके और फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई भी मूल्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने केवल वीडियो को देखना अंत तक कि क्या क्वेश्चन है और आपके इसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप लगातार हमारे को सपोर्ट करते रहे तो आपके लिए क्लासें ऐसे ही आती रहेंगी, जैसे कि आज से हमने शुरू किया है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। कभी कभी बीच में अगर मिस हो जाता है तो वो तो बैंक में पे डिपेंड करता है कि टाइम मिला है या नहीं मिला है। तो शुरू करता हूँ आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको शुरू करता हूँ। और आज का जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है ये आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी भाई का पिछले साल नहीं हुआ होगा तो वो इनको इजीली सॉल्व कर देगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पिछले साल के भी हैं और क्वेश्चन प्रीवियस ही होते हैं, घूम फिर के वही आते हैं। और अगर कहीं पे कुछ गलत हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये चेंज हो गया है। जो भी आपको लगता है, क्या पता आपको पता हो और गलती से हमारे से कुछ गलत निकल जाए, गलत टाइप हो गया हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करता हूँ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, कस्टमर इज डिफाइंड इन विच एक्ट। मतलब जो कस्टमर है, ग्राहक है, बैंक में आपने ये चीज़ देखी होगी कि बैंक को कहाँ डिफाइन किया गया है और कस्टमर को कहाँ डिफाइन किया गया है, बैंक और कस्टमर के बीच क्या रिलेशनशिप है। ये आगे आने वाली क्लासों में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ जो ग्राहक है उसको कौन से एक्ट में परिभाषित या उसको डिफाइन किया गया है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेगा, ताकि आपको असुविधा ना हो। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एनआई एक्ट। जो एनआई है इसकी फुल फॉर्म है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये पेपरों में पूछी जाती है कि एनआई की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। थर्ड है केवाईसी पॉलिसी, नो योर कस्टमर पॉलिसी, और लास्ट में नन ऑफ दीज। तो जो इसका राइट आंसर है, जो कस्टमर है उसको डिफाइन किया गया है केवाई पॉलिसी के अंदर। ठीक है भाई साथियों। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है, और आप उससे पहले अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कितने मार्क्स हुए हैं इतने क्वेश्चनों में, ताकि आप अपना आइडिया लगा सको। अगला क्वेश्चन है लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स डन बाय, यानी बैंकों को जो लाइसेंस है वो कौन देता है। एक होता है कॉरपोरेट ऑफिस। कॉरपोरेट ऑफिस वो ऑफिस होता है जहां आपका हेडक्वार्टर है, जहां पर आपका हेडक्वार्टर मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, जहाँ जहाँ बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई या स्टेट गवर्नमेंट। तो जो बैंकों को लाइसेंस देता है, तो बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, विच वन
इज अ टाइप ऑफ कस्टमर। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्राहक का एक प्रकार है, इनमें से कौन कौन से ग्राहक के प्रकार हैं। वॉक इन कस्टमर, वॉक इन कस्टमर वो ग्राहक होता है कि जो किसी और का चेक लेके आपके बैंक में आ जाता है, उसे कहते हैं वॉक इन कस्टमर। वॉक मीन्स तो इंग्लिश में होता है घूमना, जो कस्टमर ऐसे किसी का चेक लेके घूम रहा होता है आपके ब्रांच में, आपके बैंक में, आपकी खिड़की पे, उसे कहते हैं वॉक इन कस्टमर। अगला है, एक होता है पोटेंशियल कस्टमर और एक होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो पोटेंशियल कस्टमर होता है वो होता है जो आपका कस्टमर आगे बनने वाला है, उसे कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर। और एग्जिस्टिंग कस्टमर कहते हैं जो आपका फ़िलहाल परमानेंट कस्टमर है, अभी जिसका खाता, जिसका अकाउंट आपके बैंक में है, आपकी ब्रांच में है। तो ये तीनों एक प्रकार के ग्राहक हैं। और एक आता है फॉर्मर कस्टमर। फॉर्मर मीन्स होता है जो पहले रहा है, जैसे आता है ना फॉर्मर विकेट कीपर MS धोनी, तो ऐसे ही फॉर्मर एक कस्टमर भी होता है जो पहले रहा हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे कस्टमर के प्रकार हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ, जो ब्याज होता है उसको उसकी गणना कैसे की जाती है, मतलब कैसे आपको ब्याज मिलेगा, मतलब क्या डिसाइड होगा कि कितने दिन आपने अगर बैंक में रुपए रख लिए तो आपको कितने दिन में ब्याज मिलेगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ब्याज की जो गणना है वो किसके आधार पे की जाती है, डेली बेसिस, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली। ये तो आप समझ रहे होंगे कि डेली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअली क्या है। अगर क्लास स्लो होती है तो आप बता सकते हैं कि सर क्लास थोड़ा धीरे चल रही है, तो आपको क्लास स्पीड करवाई जाएगी। लेकिन मैंने उन सब स्टाफ को भी देखना है जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो जो ब्याज की गणना होती है वो होती है डेली बेसिस पे, कि आपके डेली बेसिस पे ब्याज की गणना होगी, डेली बेसिस पे इंटरेस्ट की गणना होगी। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन अ सेविंग अकाउंट बेसिस। ऊपर तो होता है कि ब्याज की गणना कैसे होती है, किस आधार पे होती है, तो वो डेली बेसिस पे होती है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि जो ब्याज है, अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं और उस पर अगर 20 रुपये ब्याज लग गया, तो उस ब्याज को आप कितने महीने के बाद वो आप निकाल सकते हो या आपको ब्याज मिलेगा। वो अब डेली तो मिल नहीं सकता ब्याज, डेली ब्याज मिलेगा या क्वार्टरली मिलेगा या मंथली या अर्ली। तो डेली भी नहीं मिलता, मंथली भी नहीं और अर्ली भी नहीं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टरली आपको ब्याज या इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स फ्री इंटरेस्ट ऑन FD फॉर अ पर्सन लेस देन 60 ईयर्स एज। अगर कोई भी कस्टमर 60 साल से नीचे का है और उसने FD करवा रखी है और उस पे अगर ब्याज, क्वेश्चन है कि ब्याज मतलब उसको कितने तक टैक्स नहीं लगेगा, अगर उसका ब्याज है तो 20,000, 50,000, 40,000 या 30,000। अगर कोई भी कस्टमर 60 साल से नीचे का है और उसकी FD पे पर ईयर एक साल में अगर 40,000 से कम ब्याज आ रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ब्याज 40,000 से ऊपर आ रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है भाई, समझ गए। नेक्स्ट, टैक्स फ्री इंटरेस्ट ऑन FD फॉर सीनियर सिटीजन। अभी तो ऊपर जो क्वेश्चन था वो था 60 साल से नीचे वाला, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल से ऊपर हैं, यहाँ पर उनकी बात हो रही है कि अगर उन्होंने FD करवा रखी है तो उनको कितने हज़ार रुपये तक का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उन पे टैक्स नहीं लगता है, उनका TDS नहीं कटता है। पहला ऑप्शन है 60,000,
दूसरा ऑप्शन है 40,000। 40 तो पहले ही कट कर दो, क्योंकि 40 तो 60 साल वालों से नीचे के लिए है। अगला है 50,000 और डी है 80,000। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 50,000। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है, उसको अगर एफडी में 50,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो उसका टैक्स या टीडीएस तभी कटेगा जब उसको 50,000 रुपये से ज़्यादा एफडी पे टीडीएस मिल रहा हो, एफडी पे ब्याज मिल रहा हो, सॉरी, तभी कटेगा उसका। चलते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। TDS deduction on interest of FD offer exceeding the tax free interest amount having PAN link in account। अगर आपकी जो FD है और उस पे जो आपने पैन लिंक कर रखा है, तो उस पे जो TDS कटेगा वो कितने % TDS कटेगा उस पर। नीचे हिंदी में भी लिखा है, अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए हिंदी को भी टाइप किया गया है आपकी सुविधा को देखते हुए, और बाकी तो इंग्लिश आजकल सभी पढ़ते हैं। तो कितने % उसको TDS कटेगा अगर उसने पैन को लिंक कर रखा है? 2%, 4%, 10 या 12%। तो इसमें कटेगा उसका मात्र 10%। 10% ही TDS उसका कटेगा। नेक्स्ट, विच फॉर्म नंबर ऑफ अ सीनियर सिटीजन फॉर TDS रिलैक्सेशन। अगर किसी भी सीनियर सिटीजन का टैक्स कट रहा है, TDS कट रहा है, और वो चाहता है कि मेरा TDS ना कटे, तो आजकल के पहले से फॉर्म आते हैं बैंकों में कि सीनियर सिटीजन कौन सा फॉर्म भरेगा और कोई और बंदा कोई और फॉर्म भरेगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए आता है 15G, 80G, 15H या ऑल ऑफ द अबव। तो जो सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म आता है वो आता है 15H। अगर 15H को फिल करता है कोई भी सीनियर सिटीजन तो उसके लिए टैक्स में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगा, जितना उसका होना है। नेक्स्ट, TDS डिडक्शन ऑफ FD इंटरेस्ट विदाउट पैन लिंक्ड इन अकाउंट। अगर आपके FD में जो ब्याज है उसके साथ विदाउट पैन लिंक नहीं है और उस पर कटौती हो रही है, तो आपके लिए कौन सा फॉर्म है? कोई तो फॉर्म भरना पड़ेगा कि अगर आपके FD पे TDS कट रहा है और उस TDS को अगर वापस भी लाना है या TDS ना कटे, उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? पहला ऑप्शन है 15H, दूसरा ऑप्शन है 80H, तीसरा ऑप्शन है 15G और चौथा है नन ऑफ दीज। तो अगर आपके FD में TDS कट रहा है तो आपको 15G फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो तब जाके आपको TDS नहीं कटेगा अगर आपने 15G फॉर्म भर दिया तो। नेक्स्ट, पहली फुल फॉर्म आज की क्लास की और आज पहले दिन की क्लास की पहली फुल फॉर्म आ रखी है, फुल फॉर्म ऑफ कासा। इसको तो सभी जितने भी दफ्तरी होंगे, जितना भी सब स्टाफ होगा, इसको तो अच्छी तरह से जानते, जितने भी गार्ड्स होंगे इसको तो अच्छी तरह जानते हो कासा क्या है। लेकिन पेपर को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें भी आप लोगों की प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। पहला ऑप्शन है करंट असेट सेविंग असेट, दूसरा है काउंटेबल अकाउंट सेविंग अकाउंट, तीसरा है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, चौथा है A एंड B और पांचवा है नन ऑफ दीज। इसमें 5 ऑप्शन जानबूझ के दिए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। C का मतलब होता है करंट, A का मतलब होता है अकाउंट, S का मतलब होता है सेविंग और A का मतलब होता है अकाउंट। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इसका मतलब होता है। नेक्स्ट, ए अकाउंट हैविंग नो ट्रांजैक्शन फ्रॉम लास्ट 2 years इट विल बी टर्न्स इनटू। अगर आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें आपने 2 साल से कोई भी लेन देन नहीं किया है, सुन लेना, समझ लेना और नोट कर लेना। अगर आपने 2 साल से कोई भी लेन देन नहीं किया है
तो वो जो अकाउंट है वो किस में बदल जाता है? बदल जाता होगा ना किसी में। पहला है ऑपरेटिंग अकाउंट, दूसरा है डीफ अकाउंट, तीसरा है डोरमेंट अकाउंट और चौथा है बी एंड सी बोथ। तो जो आपका, अगर आपने 2 साल में कोई लेन देन नहीं किया है तो अकाउंट आपका हो जाता है डोरमेंट अकाउंट। सही है। बढ़े आगे फिर। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे को भी पता लगे हाँ कि भाई कितने 2-4 जो बंदे हैं वो देख रहे हैं परमानेंट। अच्छी बात है। और अगर आपको इससे और भी बेहतर और भी कैसे MCQ या क्लास वाइज चाहिए तो आप वो भी बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए क्लास बना सकूं। क्योंकि अब एग्ज़ाम आने में 2-3 महीने हैं, तो आप इनको रट जाओ, एक बार सुन के काम चल जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने काम कर रखा है ऑफिसों में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, आप लोगों को बहुत नॉलेज होता है वैसे। लेकिन फिर भी हमारा काम है एक बार आपको बताना, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं ज़्यादा तो लेक्चर देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता भी नहीं मैं ज़्यादा लेक्चर देना। मेरा तो फोकस होता है कि भाई किसी भी बंदे का प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि सैलरी में सीधे से सीधे जंप आए। अगर कोई 18 साल का दफ्तरी है और उसकी अगर सैलरी 43,000 है और अगर क्लर्क बन जाएगा तो सैलरी में ठीक ठाक उछाल आ जाएगा, तो आप भी 50 इसके अराउंड आप नए नए में पहुंच सकते हैं और आपका ओडी में फ़ायदा हो जाएगा और कई बेनिफिट्स हैं। टीए में फ़ायदा होगा और आपके अलाउंस में भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट परसेंट ऑफ पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑफ एफडी पेमेंट बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी? अगर आपने कोई एफडी करवा रखी है और एफडी आपने जैसे 5 साल की करवाई और 5 साल से पहले ही आपका कोई काम पड़ गया 4 साल में और आपने एफडी को निकाल लिया 4 साल में, तो उस पे कितना आपको जो वो है जुर्माना, टैक्स, मैं टैक्स तो नहीं बोलेंगे उसको, जुर्माना, पेनल्टी, कितनी पेनल्टी पड़ेगी? देखो, अगर आप 5 साल में निकालते तो आपको पूरा ब्याज और पूरा रुपए मिलता, लेकिन आप तो 4 में ही निकाल रहे हो तो उस पर आपको पेनल्टी लगेगी। तो लगेगी कितनी पेनल्टी? ये है सवाल। पहला है ऑप्शन 3%, 2%, 1% या 4%। अगर आप एफडी को पहले ही मैच्योर होने से पहले ही निकाल दोगे तो आपको 1% आपको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने 10 रुपये का वो करवाया, एफडी करवाई और एफडी करवाने के बाद आपने 4 साल में निकाल दिया, तो आपका 1% कट जाएगा, आपको 9 रुपये ही देगा वो। समझ गए भाई मेरे दोस्तों, मेरे सब स्टाफ साथियों। नेक्स्ट, इन एन इनऑपरेटिव अकाउंट टर्न इनटू डीफ अकाउंट आफ्टर ट्रांजैक्शन फॉर, अगर आपने कितने दिन के बाद कोई खाता है आपका डीफ में चला जाता हो। डीफ अकाउंट, आपको पता होगा कि डीफ क्या होता है ये, क्योंकि प्रीवियस क्लासरूम में डीप के लिए काफ़ी मैंने फुल फॉर्म भी लिखी है डीप की। तो आपने मेरे को डीप, चाहे कोई नया बच्चा है, नया सब स्टाफ है या कोई पुराना, आपने मेरे को DEAF की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, DEAF। और मैं आपको इतना बता देता हूँ यहाँ पर, इसका ए का मीन्स होता है अवेयरनेस और एफ का मीन्स होता है फंड। ठीक है भाई, इतना मैंने बता दिया। अवेयरनेस, फंड। ई का भी बता देता हूँ, ई का होता है एजुकेशन। बाकी आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में डी का फुल फॉर्म बताना है, DEAF। EAF का मैंने बता दिया, एजुकेशन अवेयरनेस फंड। तो ये कितने साल में, अगर आपने अकाउंट में कोई लेन देन नहीं किया तो कितने साल डीप में अकाउंट चला जाता है। और डीप का अकाउंट का मतलब आपका वापस आ जाता है फिर रुपए, बाकी RBI के अंडर में ये चला जाता है। और इसका जो रुपए होता है वो उन बच्चों के लिए उसका यूज़ होता है, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए इसका खर्चा होता है। तो आपने डी की फुल फॉर्म बतानी है, बाकी EAF की तो मैंने बता दी है। तो आते हैं क्वेश्चन पे।
कि कितने साल में अगर आपने लेन देन नहीं किया तो अकाउंट डीप में चला जाएगा। पहले तो था कि अगर आपने 2 साल में अकाउंट में कोई लेन देन नहीं किया तो डोरमेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है कि कितने साल में अगर आपने लेन देन नहीं किया तो डीप में चला जाएगा। पहला है 2 साल, 5 साल, 10 साल या 13 साल। अगर आपने खाते में 10 साल में कोई लेन देन नहीं किया तो आपका अकाउंट डीप में चला जाता है। ऐसे नहीं कि आपके वहाँ 10 लाख रुपए हैं तो आपके वो लाख रुपए डूब गए, नहीं। जैसे आप उस पर एक्शन करोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, बैंक में जाओगे तो आपके रुपए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट, क्लास लंबी हो गई क्योंकि थोड़ा समझाना ही पड़ता है और मैं थोड़ा धीरे भी बोलता हूँ, तो इसलिए आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भाई कि तेज़ मत करिए, स्पीड मत करिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो क्योंकि पिछले साल से जुड़े हूँ तो वो बोलते रहते हैं सर क्लास 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 क्लास, और ये सभी बैंकों के लिए, चाहे कोई भी बैंक का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है TDS डिडक्शन ऑफ FD इंटरेस्ट विदाउट पेन लिंक इन अकाउंट। पहले तो ऊपर आया था कि अगर आपने पेन को लिंक किया है तो कितना % डिडक्ट होगा, और यहाँ पर है विदाउट पेन में कि FD में इंटरेस्ट में कितना % की कटौती होगी अगर आपने पैन कार्ड नहीं लगाया, क्योंकि आजकल तो पैन कार्ड नंबर लगाना बहुत ज़रूरी है। पैन कार्ड का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, तो वो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो तब कितना कटेगा जब विदाउट पैन कार्ड है, कि बिना पैन कार्ड के FD इंटरेस्ट में 10%, 5%, 20% या 12%, तो आपका तब कटौती होगी ज़्यादा की कि 20% की। अगर आपने 100 रुपये की FD कराई तो आपके 20 रुपये तो कट जाएंगे बिना पैन कार्ड के, और आपको 80 रुपये ही मिलेंगे फिर। ये है इसका मतलब। अगला है पेमेंट ऑफ FD RD मैच्योरिटी ऑन संडे और पब्लिक हॉलीडे शुड बी डन ऑन। अब सुनो, यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेम डे, दूसरा ऑप्शन है नेक्स्ट वर्किंग डे, तीसरा है बोथ A एंड B, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन सुनो, आपने FD या RD करवाई, आपने मान लिया जाए 5 साल की, और वो ख़त्म हो रही है संडे को, यानी जिस दिन मैं आज क्लास को बना रहा हूँ उस दिन संडे को। अब संडे को तो बैंक बंद रहता है और मंडे को छुट्टी, तो क्या इसको संडे को FD और RD मिल जाएगी? नहीं। कब मिलेगी? जब भी नेक्स्ट कोई वर्किंग डे आएगा, यानी बैंक खुला रहेगा तब। ऐसे नहीं कि सेकंड सैटरडे आ गया, उस दिन मैच्योरिटी पूरी हुई और उसको संडे को मिल जाएगी, नहीं। वर्किंग डे आएगा, चाहे मंडे को, ट्यूसडे को, जब भी बैंक खुलेगा तब ही उसको उसका FD और RD का मिलेगा। इसमें आता है देखो सेम डे, उसी दिन, क्योंकि उस दिन तो संडे था, संडे को कैसे मिलेगा? तब आता है नेक्स्ट वर्किंग डे। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन। जो बैंक का जो विनियमन अधिनियम था वो कब पारित हुआ था? जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? 1934 में। 1947 देश आज़ाद हुआ था जब। 1949 से 1969 में, कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब। 1969 में हुआ था ना बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इसका सटीक आंसर है 1949। 1949 में बैंकिंग अधिनियम को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बैंक इज मीन्ट फॉर, यानी इसमें क्वेश्चन में थोड़ा फेरबदल कर दो आप, कि ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन वाला कि बैंक का क्या क्या काम है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि बैंक का एक्चुअली है क्या काम। इन्वेस्ट मनी, मनी को तो इन्वेस्ट करता है। लेंडिंग मनी, मनी देता भी है। एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से रुपए लेता भी है और देता भी है। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अब बैंक के पूरे ही काम है। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा दम है नहीं, लेकिन फिर भी जब पूछे गए हैं तो। नेक्स्ट, बैंकर इज डिफाइंड इन विच एक्ट। बैंकर को किस अधिनियम में पारित किया गया है?
परिभाषित किया गया है। पहले था कस्टमर, तो कस्टमर को केवाईसी पॉलिसी में परिभाषित किया गया। लेकिन बैंकर होता है जो, उसको किस में किया गया? पहला ऑप्शन है नो योर कस्टमर पॉलिसी, बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949, तीसरा है एनआई एक्ट 1881 और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में बैंकर को डिफाइन किया गया है कि जो कि एक बैंकर है, कि बैंकर के क्या काम होंगे, बैंकर क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, कस्टमर इज डिफाइंड इन विच एक्ट। तो कस्टमर कौन से एक्ट में डिफाइन है? तो मैंने ऊपर ये बता दिया, केवाईसी पॉलिसी में डिफाइन है। भाई कस्टमर के लिए कोई जगह नहीं है, यहीं पे डिफाइन है केवाईसी पॉलिसी, नो योर कस्टमर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स आर। जमा खाते हैं जो, उनके क्या क्या प्रकार हैं? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट और ऑल ऑफ अबव। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन में आ जाता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। थोड़ा ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें थोड़ा आपको समस्या आ सकती है कि लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स बाय आरबीआई डिफाइंड इन विच सेक्शन। कि जो आरबीआई बैंकों को लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई। ये इतना तो आपको मैंने ऊपर भी बता दिया है कि आरबीआई ही बैंकों को लाइसेंस देती है कि तुम बैंक को चलाना है भाई, और आरबीआई ही इनको बंद भी कर देती है। तो ये लिखा है कि जो आरबीआई इनको लाइसेंस देती है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन होते हैं ना, कि कौन से सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है? सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 और सेक्शन 44। तो इसका करेक्ट उत्तर है सेक्शन 44 में ही डिफाइन किया गया है कि आरबीआई बैंक को लाइसेंस देगी। नेक्स्ट, विच डिपॉजिट अकाउंट डज नॉट गिव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अमाउंट। आपके पास ऐसा कौन सा जमा खाता है कि जो ब्याज नहीं देता है, जिस पे ब्याज नहीं लगता है? अब हम तो सोचते हैं कि हमने बैंक में रुपए रख लिए तो वो ब्याज देगा, लेकिन कौन सा ऐसा है कि जिस पे ब्याज नहीं लगता है? सेविंग अकाउंट पे लगता है, एफडी करवाते हैं उस पे ब्याज लगता है, आरडी की फुल फॉर्म होती है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। तो आरडी पे तो ब्याज लगता है क्योंकि हम उसको आरडी करवाते हैं। और लास्ट है करंट अकाउंट बचा है, तो जो करंट अकाउंट है उस पे ब्याज नहीं लगता है। नेक्स्ट, और आज का अंतिम सवाल है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है तो कई तो जो सब स्टाफ है गाली और देंगे कि भाई इतनी लंबी क्लास कर दी, इतनी आसान थी। तो भाई दोस्तों, आसान आपके लिए होगी, आपने जब पहली बार पढ़ा होगा तो आपको भी ये क्वेश्चन हार्ड लगे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा रिवाइज करो, ताकि आपको बिना हेजिटेशन के जैसे ही क्लास में बैठो या पेपर में बैठो और आप क्वेश्चनों को एकदम करके और पास हो जाओ और एक अच्छे क्लर्क बनो, ताकि वहाँ पे आपको सीट पे कोई समस्या नहीं आए। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम टाइम फॉर विच एफडी कैन बी ओपन। अगर आपने एफडी करवा दी तो जो एफडी होगी वो आप कितने दिन से या कितने महीने से नीचे नहीं करवा सकते। कोई टाइम पीरियड दोगा कि भाई आप 1 महीने से लेकर 5 साल तक करवा सकते हैं, या 10 दिन से लेकर 30 साल तक करवा सकते हैं। तो मिनिमम डेज कितने होने चाहिए एफडी के लिए? 7 मंथ, 21 दिन, 7 दिन या 3 महीने। तो एफडी के लिए मिनिमम 7 दिन होते हैं। 7 दिन से नीचे अगर आप बोलोगे मैं 3 दिन से शुरू करता हूँ, नहीं, 7 दिन से लेके और ऊपर तक के आप कितने दिन की भी एफडी करवा सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। और एक बार फिर आपके लिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भाई मेरे पिछले साल फेल हुए थे, अगर हो गए होंगे तो नाराज़ मत होना, शायद आपकी किस्मत में इस बार उससे भी अच्छा लिखा हो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप पढ़ते रहिए और लगातार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि पढ़ना तो क्या ही होता है। अब ड्यूटी वाले आदमी को तो फिर 10 से 5 जाओ, फिर कई काम है ब्रांचों में, वाउचर बनाना, ये बनाना, वो बनाना। तो आप अपने टाइम जिनको सुन सकते हैं बार बार, और उनका अभ्यास करके आप पेपर आराम से निकालिए और क्लर्क बनिए।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और आगे क्लास जारी रखें या ना, ये ज़रूर बताएं। और मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।